गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी कोनैन अहमद का दौरा तेजी के साथ चल रहा है। आपको बताते चले कि कोनैन अहमद राजद के एक सच्चे सिपाही हैं और ये चाह रहे थे कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा जाए। इनका मानना है कि ऐन वक्त पर हमारा टिकट आरजेडी ने काट दिया और इसके बाद से जनता का आशीर्वाद लेकर यह क्षेत्र में निर्दलीय के तौर पर कुछ कर गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मानना है कि सभी जाति धर्म के लोग इनके साथ हैं और इस बार कोनैन अहमद को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम जरूर करेंगे। आइए दिखाते हैं कि कोनैन अहमद ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जैसे जैसे चुनाव की जो तिथि है 3 तारीख दूसरे राउंड का चुनाव होने वाला है और उसमें सीवान जिला के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव होने वाले हैं। हमारी टीम अभी पहुंची हुई है गोरियाकोठी में। गोरियाकोठी में भी लगभग 24 प्रत्याशियों के भाग्य दांव पे लगे हुए हैं। इसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जनता मालिक होती है, बिल्कुल जनता मालिक होती है, लेकिन चूँकि पार्टी से नहीं निर्दलीय उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार निर्दलीय हमारे साथ बैठे हुए हैं, कोनैन अहमद साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो चुनाव प्रचार बहुत कम समय मिला है उन लोगों को और बहुत कम समय बचा हुआ है, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार। कोनैन साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या मुद्दा बन रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? चूँकि पिछला आपने देखा होगा कि 15 साल लालू जी की सरकार रही और 15 साल नीतीश जी की सरकार है। क्या लग रहा है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है या कुछ और करना चाहती है? जनता बदलाव के मूड में है, ये तो फाइनल माइंड मेकअप हो चुका है, क्योंकि नीतीश सरकार में यहाँ पे जनता के ऊपर काफ़ी लोड पड़ रहा है हर तरह से, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, बेरोज़गारी हो, पलायन हो, हर तरह से कहीं ना कहीं जनता पे लोड चढ़ा है। यही नीतीश बाबू आज से 15 साल पहले कहा करते थे राज्य सरकार को कि यहाँ पे किसी तरह का व्यवस्था नहीं है और पलायन को रोकती नहीं है राज्य सरकार, लेकिन 15 साल में इन्होंने भी कुछ किया नहीं। इसलिए यहाँ पढ़े लिखे बच्चे जो है बेरोज़गार हैं, कहीं पे नौकरी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो उन्होंने जंगल राज का एक नारा लगाया था, कहीं ना कहीं 15 साल में हम लोगों को वही देखने को मिला कि जंगल राज तो नीतीश बाबू की ही सरकार में है। अच्छा, ये जंगल राज नेता कहते हैं, क्या था जंगल राज? जंगल राज था, कुव्यवस्था थी या एक ये चुनावी नारा था? वो चुनावी नारा था। बीजेपी यहाँ पे बिल्कुल पावरलेस थी, तो बीजेपी ने एक ये नारा निकाला कि बदनाम अगर किया जाएगा तो जंगल राज नाम से ही किया जा सकता है। उस वक्त में सच्चाई ये है कि हर पार्टी के लोग दबंग हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग तो उस वक्त में जवानी में उस वक्त में हम लोग आए थे, क्योंकि ये 1990 की बात है। हमने देखा था कि एक आम आदमी भी जो था वो कहीं ना कहीं वो सोच रखता था कि एक राइफ़ल होना चाहिए, एक बंदूक होना चाहिए, तो पार्टी विशेष था नहीं। वो पहले से ही इस तरह का एक क्रेज़ बना हुआ था, क्योंकि 1985 से हम देखा करते थे यहाँ ठेकेदार हुए, यहाँ मुखिया हुए, एमएलए हुए, एमपी हुए, जिसके पास सबसे ज़्यादा गन हुआ करता था वो सबसे पावरफुल नेता कहलाता, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जिस दल का भी हो, किसी दल का भी हो। लेकिन एक उनको मौका मिला इसलिए कि कंटिन्यू 15 साल राज्य सरकार यहाँ पे रही, यहाँ गरीबों का जो है मुद्दा उठाया, यहाँ पे पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक को बोलने का मौका दिया राज्य सरकार ने, जिसके वजह से बीजेपी हर तरह से पस्त थी। उसने ये चीज़ को देखा कि अगर ये मुद्दा हम उखाड़ेंगे तो हमारे साथ हो सकता है कि पब्लिक आएगी। सच्चाई तो ये था कि राज्य सरकार जितना गलती किया नहीं, उससे ज़्यादा तो बीजेपी और जदयू मिल करके किया। क्यों कि सरकार राजद की थी, वो बदनाम वो हो, पब्लिक को ये समझ में आया नहीं। सच्चाई है कि लालू जी को मौका मिला ही नहीं। 2015 में पिछली बार जब चुनाव हुआ था, यही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और साथ मिल करके सरकार बनाया था, बीजेपी अलग लड़ रही थी। आज यही नीतीश कुमार आरजेडी को कोस रहे हैं, ये क्या चल रहा है ये सब? इसलिए कि देखिए उनके पास उस वक्त किसी तरह का कोई समर्थन नहीं दिखाई दिया, विकल्प नहीं था, ये विकल्प नहीं था। आज भी उनके पास विकल्प नहीं है।
क्योंकि पहले से बीजेपी प्लान बना के रखी हुई है कि हमको किसी भी तरह 120 125 सीट लेके आना है, चाहे वो गठबंधन हो। कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो जीत के आएंगे, वो बाद में खरीदो फरोख्त करेगी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी एक अलग से नीतीश कुमार को छोड़ करके एक गेम प्लान कर रही है? बिल्कुल, उसका क्या बोलता है, ये प्लान नहीं बल्कि ये पहले से प्री प्लान है। प्री प्लान है। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति लड़ रहे हैं चुनाव पार्टी से, अलग पार्टी से, जो कि उनका अपना पहले से सोचता है कि अगर कहीं पैसा भी दे के अगर टिकट मिलता है तो टिकट ले लो, जीत करके तुम हमारे पार्टी में शामिल हो जाना। ये सोच से भी बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि लोजपा जो अलग से लोजपा जो चुनाव लड़ रही है 126 सीटों पे, ये उसी गेम प्लान का एक हिस्सा है? उसी रणनीति का ये भी एक हिस्सा है। क्यों कि जहां भाजपा लड़ रही है वहां लोजपा नहीं लड़ रही है। इसका मतलब क्या है? क्लियर है कि नीतीश को हरा दो, आउट करो और अपनी सरकार बनाओ। अच्छा, ये बिहार का चुनाव है, बिहार असेंबली का चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं अब दौरा करने के लिए। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की बातों में बिहार की जनता आएगी या उन्हें सच्चाई का आईना दिखाएगी? हमें तो ऐसा लगता है कि 2021 का जो पंचायती राज चुनाव होगा उसमें भी मोदी जी आएंगे, जहाँ तक हमें लगता है। जी बिल्कुल। क्योंकि एक कमज़ोर नेतृत्व वाली बीजेपी है। बीजेपी के पास मुद्दा एक ही रहता है, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, डेवलप का वो सोच ही नहीं रखते हैं। कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग अगर होते तब ना, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, तो उनका सोच शुरू से ऐसे ही रहा। तो कीजिएगा क्या? अच्छा, ये कैसे हो जाता है? चूंकि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ दिया हिंदू मुसलमान का। हमें लगता है कि बीजेपी कुछ ऐसी बातें कह देती है, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मसला हो या कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिसको लेकर के मुस्लिम समाज एकत्रित हो जाता है। वो चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि भाई मुसलमान इकट्ठा हो जाए और फिर उसका बना बनाया गेम वो चल जाता है। नहीं, देखिए, ये इस बात को, इतनी छोटी सी बात को आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? नहीं, अब पब्लिक यहाँ भली भांति समझती है। आपको याद होगा 2015 इलेक्शन, उस वक्त मोदी जी का बहुत लहर था और पता चला 85 सीट पे सिमट के रह गया। ये बिहार है, ये चाणक्य का धरती है, ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है, ये चाणक्य की धरती है। इस वक्त बिल्कुल उनकी सफाई हो रही है। तो आपको लग रहा है कि इस बार ना नीतीश के बहकावे में कोई आएगा और ना ही मोदी के बहकावे में? बिल्कुल नहीं, मोदी के बहकावे में बिहार की जनता जो है, खास करके स्टेट इलेक्शन जो चुनाव है, इसमें तो आने ही वाली नहीं है। क्योंकि अब 2024 में भी उनको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता उब चुकी है। जो उनके समर्थक थे, जो मोदी भक्त कहलाते हैं, आज कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आहत हैं। लेकिन अभी तो 2020 चुनाव जो है, ये तो लोकसभा नहीं है, विधानसभा है। लोग तैयारी अभी से कर रहे हैं कि 2024 में भी उनको सफाया करना है। जवाब देंगे। बिल्कुल। बिहार विधानसभा की हम बात कर लेते हैं। क्या मुद्दा बनेगा इस बार? कोरोना काल में 30 लाख बिहार के रहने वाले लोग जो बाहर में रहते थे, वो सभी लोग आए हुए हैं। हालांकि कुछ लोग वापस भी चले गए, चूँकि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था और कब तक वो कर्ज लेके अपने परिवार का पेट भरते। तो कुछ लोग तो चले गए हैं। क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार इस चुनाव में? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होगा। उसके बाद में शिक्षा होगा, उसके बाद में फिर जो है आपको सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। क्योंकि बिहार में आए दिन आप देखते हैं कि यहाँ पे रेप होता है, यहाँ पे किडनैप हो ही रहा है, यहाँ पे मर्डर हो ही रहा है। और रहा सवाल स्वास्थ्य का तो ये हाल है कि पटना में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी एक छोटा मोटा अगर इलाज भी कराना है तो बगल में गोरखपुर जाइए। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो लखनऊ है और दिल्ली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा तो बनने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोजगार का। शराबबंदी भी मुद्दा बनेगा इस बार? शराबबंदी तो उनको और ले डूबेगा। ये तो हर मंच से ये कहा जाएगा कि उन्होंने शराबबंदी कराया, सबको लगा कि नहीं ये अच्छा काम है। लेकिन आज तो होम डिलीवरी चालू हो गया। आज से नहीं, शुरू से ही होम डिलीवरी हो रहा है। अभी लोग पीने वाले टेलीफोन करते हैं, वहाँ पे बोतल पहुँच जाता है। जाता है। बिल्कुल।
तो ये मुद्दा भी बनेगा, चूंकि जो बड़े लोग हैं वो तो उनको तो कई वो उनकी महफिलें आज भी सज रही हैं, लेकिन गरीब तबका के लोग हैं जिनके पास घूस देने के लिए पैसे नहीं, वो तो जेल चले गए, उनके परिवार वाले तो रो रहे हैं। तो ये मुद्दा बनेगा इस बार? अब तो बनेगा नहीं, ये मुद्दा तो बनना तय है। क्यों कि यहाँ पे पैसे वाले हैं, उनको घर पे पहुँचा दिया जाता है। उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। अगर 1000 का 1500 लगता है तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। गरीब कहीं ना कहीं इसमें पिस रहा है, क्योंकि 2 नंबर का शराब चालू हो गया। शाम के वक्त आप जाइए, जहाँ पे भी जाइएगा, 2 नंबर का शराब सभी लोग पी करके घूमते रहते हैं। कहीं ना कहीं सेहत के लिए भी खराबी है। आज जो महागठबंधन का जो ये है, आज महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस शराब नीति की समीक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये इसकी समीक्षा होनी चाहिए? ये अगर ये बंद हो तो पूरे देश में बंद हो। अब बिहार में आप बंद किए, उत्तर प्रदेश में चालू है, स्मगलिंग हो रहा है, तो आपका क्या इस पर समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे नीतीश कुमार ने शराब अचानक टोटली बंद कर दिया। कम से कम यहाँ पे जिला लेवल में या अनुमंडल लेवल में रखना चाहिए। पीने वाले जाते, पैसा ज़्यादा नहीं देना होता। उसके बाद तो सरकार के पास भी कुछ पैसे आते जी, स्मगलिंग जो चल रहा है वो स्मगलिंग बंद हो जाता। हाँ। यहाँ खुलेआम देखिए, यहाँ पे सारे मतलब जो पुलिस के बड़े आला कमान हैं, उनके बगैर सहमति के कैसे ट्रक का ट्रक बिहार के अंदर शराब आता है? कहीं ना कहीं उनको आइडिया रहता है। जब वो पकड़ते हैं गाड़ी तो पता चलता है कि 10 कार्टून मिला, उसमें कम से कम 1000 कार्टून होता है। फिर वो 9000 कार्टून जाता किधर है? तो कई बार ये भी अखबारों के माध्यम से आया, टीवी चैनलों के माध्यम से आया कि थाने से भी शराब बिक रहा है। ऐसा तो हुआ ही था बरौली में। आप लोगों को मालूम ही है कि वहाँ थानेदार जो है वो दारू बेच रहे थे। तो अब जब पुलिस जो होती है, पुलिस तो दूसरे के ऊपर ही ना रोब चलाती है। और ख़ास करके नीतीश बाबू की सरकार जो है, ये तो सच पूछिए तो जनप्रतिनिधि का कोई महत्व ही नहीं देते हैं कोई भी। यहाँ पे एमएलए का कोई महत्व नहीं है। एमपी इस छोटे छोटे बातों में पड़ता नहीं है। वो अपने इलाके में आता भी है तो अपने ज़िला में गया, अपना काम किया, फिर वो दिल्ली चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने विधायक हैं, थाना, ब्लॉक, ऐसी जगह जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से यहाँ पे अफसर को मालिक बना दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में अफसरशाही चल रहा है बगैर कोई पैसे के। अब ये हम लोग आ जाते हैं चुनाव पे, आ जाते हैं कि चुनाव, चूँकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपके सामने बड़े बड़े दल हैं, महागठबंधन है, एनडीए है, किससे लड़ाई आपकी होगी? तो महागठबंधन तो ऑलरेडी हम है ही हैं। अच्छा, राजद के हम ही न चेहरा हैं, इसलिए कि सिंबल तो मेरे नाम पे बना था। ये कोई कही हुई बात किसी का कहा हुआ तो कह नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी से हमें टेलीफोन आया, हम ऑफिस गए, सिंबल तैयार हुआ। अचानक क्या हुआ मालूम नहीं, 1 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया, किसी और को मिल गया। जिसका लिस्ट में नाम नहीं था, जो व्यक्ति को मिला है वो व्यक्ति ऑलरेडी बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी अगर बात जाननी हो तो उनके पंचायत में जा कर के जानिए कि आज से कुछ दिन पहले वो तो स्वर्गीय हो गए, उनके शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानना होगा तो कभी आप जाइए अगल बगल बिट्टी पंचायत के और जानिए कि मुखिया जी जो थे वो अपने कार्यकाल में इतना सालों में किस हिसाब से पब्लिक से वो निपटे हैं। और वहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं। क्या वजह है कि वहाँ पे एक विशेष समुदाय उनसे खफा है? हर समुदाय में सबसे लोग एक दूसरे से खफा होते हैं, लेकिन कहीं होता है 50%, कहीं 60%, कहीं 70%। सारे लोग नहीं होते, सारे लोग नहीं होते हैं। आखिर इसका वजह क्या है? कुछ ना कुछ उनका कार्यकाल जो रहा है, किसी समुदाय विशेष कुछ ना कुछ तो गलत रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में एक चेहरा और है कि मुस्लिम का चेहरा माना जाता है, मुस्लिम के माने बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। और हिना साहब जो उनकी पत्नी हैं, वो तो घूम रही हैं आपके राजद प्रत्याशी के साथ। और मुस्लिम वोट भी ऐसा लग रहा है कि राजद को ही जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मुस्लिम वोट राजद को ही जाएगा, लेकिन जो सिंबल लेके आया उसको नहीं जाएगा। क्योंकि सिंबल वाले हम हैं, इसलिए हम अस्वस्थ हैं, इसीलिए हम घूम रहे हैं, हमें समर्थन भी मिल रहा है।
क्योंकि आपसे हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं। सिवान जिला में 8 सीट है, क्या 8 सीट से जो समीकरण कहलाता है माई समीकरण, क्या एक भी मुस्लिम को सीट दिया गया? क्या मुसलमान इससे खफा नहीं है? क्या मुसलमान अपना राजनीति करना, अपना कोई नेता चुनना नहीं चाहते हैं? क्या हर विधानसभा में मेरा नेता कोई और ही होगा? कम से कम जिला में एक तो नेता होना चाहिए। किसी तरह का दुख दर्द मुसलमानों का कौन सुनेगा? तेजस्वी जी नहीं सुनेंगे, लालू जी नहीं सुनेंगे। मेरे जिला की बात है तो जिला के अंदर एक ऐसा आदमी होना चाहिए। जैसे कि गोपालगंज में चलिए 1 सीट तो मिला, लेकिन सिवान में 8 सीट और 4 मुस्लिम बहुल विधानसभा, जिसमें एक भी सीट नहीं दिया गया। जो गोरियाकोटी सीट माइनॉरिटी घोषित किया गया, अचानक क्या हो गया कि माइनॉरिटी के जो पेपर को किधर फेंक दिया गया और दे दिया गया जनरल कोटा में। ऐसा हुआ क्यों? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? क्या हुआ? देखिए, बहुत कुछ सब लोग बोलते हैं कि ये हुआ। कई आप ही के क्षेत्र के एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं रामायण चौधरी, उनका कहना है कि 3 करोड़ रुपए में इस सीट को बेच दिया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, बिकने की बात तो हम भी बहुत सुन चुके हैं। हमारे सत्यदेव प्रसाद जो वर्तमान विधायक वो भी उनका भी आरोप है। उनका भी आरोप था। रामायण चौधरी का भी आरोप है। बहुत सारे ऐसी जनता है उसका भी आरोप है। लेकिन हमने पैसा नहीं देखा है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं सच है कि करोड़ कितना था वो नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे से सौदेबाजी तो पार्टी ने किया है। ये तो सच्चाई है। राजद का जो बेस वोट है माई समीकरण, वो आज भी शायद कायम है। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि माई समीकरण का एक चेहरा आप भी हैं और दूसरा चेहरा रामायण चौधरी भी हैं। और ये अगर जो नींव है, अगर नींव इधर उधर छिटक जाए तो फिर जो राजद प्रत्याशी जो सिंबल लेके आए हैं वो क्या सीन होगा उस समय जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगा? ईवीएम खुलेगा तो अगर सबको पता चल जाएगा कि इसमें कहीं से भी राजद का जो सिंबल लेके आने वाला व्यक्ति है वो कहीं से भी राजद का है ही नहीं। अगर इस तरह का पब्लिक गलती करेगा तो उसका पब्लिक ही खमियाजा भुगतेगा। क्यों कि जो राजद का सिपाही है वो उसको कैसे लोग भुला जाएंगे? क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो आगे हमको किया। या रामायण चौधरी की बात करें, अगर हो सकता है कि उनके कुछ समर्थक होंगे उनको आगे किए हैं। रहा सवाल कि देखिए, हम राजद की बात जब आती है तो राजद की बात आती है तो वहाँ पे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम किसी और को प्रेजेंट करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम इस विधानसभा क्षेत्र से मेरा क्या बोलता ताल्लुक़ है। हम यहाँ के लिए मेहनत किया शुरू से। हमने राजद का चुनाव, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, हम सब में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। जहाँ पे टिकट गया उन्होंने 2010 से अभी तक तो पूछा ही नहीं राजद को। और सच्चाई अगर आप ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब फिर ये पूरा मतलब माई समीकरण का राजनीति होता है, बात सही है, क्योंकि वो नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिना साहिबा नेता हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हम कहाँ कहते हैं कि नेता नहीं है। रहा सवाल कि चाहे जो भी गलती जहाँ पे भी हुआ हो, गलती से टिकट दिया गया, ये तो पब्लिक खुद महसूस कर रही है कि नूतन वर्मा अगर इस इलाके में अगर उनका अपना पकड़ होता तो शायद हमारी मैडम को आके इतना मेहनत नहीं करना होता। बीजेपी कहाँ है इस चुनाव में? बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं देवेश कांत सिंह, वो कहाँ है? देखिए, वो भी पिछड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के गठबंधन के एक नेता अरविंद सिंह को हम देख रहे हैं कि काफ़ी मार्केट में उनका भी घूमना फिरना, और वोट जो है कहते हैं पोलराइज जो होता है एक दूसरे से दूसरे को होता है। लेकिन ये बीजेपी वोट भी कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है, वो भी कहीं अरविंद सिंह के पीछे भाग रहा है, कुछ एक और नेता हैं उनमें उनके पीछे भाग रहा है, एक अनूप तिवारी हैं तो उनमें भी वही हाल है। कहानी इस वक्त का बिल्कुल मुख्तलिफ है, पहले वाली बात नहीं रही। 3 तारीख को चुनाव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी क्षेत्र की जनता को? हम अपनी क्षेत्र की जनता को यही कहेंगे कि देखिए, हम राजद के सच्चे सिपाही थे, हैं, और आगे भी हम इससे अलग नहीं हैं। हमारे नाम पे टिकट मिला, फिर उसको कैंसिल करवाया गया। पहले उन लोगों ने प्यार दिया था जिसके वजह से हम टिकट का लड़ाई लड़ करके कहीं ना कहीं कंफर्म कराया। जब आने के बाद हमें
उन लोगों से काफ़ी प्यार मिला कि नहीं, आप बिल्कुल निराश मत हो, आप अपने लड़ाई को जारी रखिए। पार्टी ने टिकट गलती से दे दिया है, लेकिन वोट तो हमारे हाथ में है, वोट हम आपको देंगे और विधानसभा आपको एक अच्छी बहुमत से जिता करके हम लोग भेजेंगे कि राजद मजबूत हो। इसलिए आज अपील करना चाहते हैं कि 3 तारीख को जब भी मतदान के लिए जाएं, उस वक्त इस चेहरे को याद करें और अपने वादे को याद करें जो उन लोगों ने हमको कहा था आज से 2-2.5 महीना पहले। वोट रोलर छाप यानी रोड पे जो रोला चलता है वो सबको दबाते हुए निकल जाता है, तो मेरा छाप जो है रोला है। रोला छाप पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के भारी बहुमत से हमें विजयी बनाएं और जो हमने जनता से वादा किया और जो जनता हमसे सवाल की उस सब पे हम खड़े उतरेंगे 10 को, लेकिन वो हमें माला पहना दें। आपने सुना कि अभी कोनेन साहब जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन वो आज भी अपने को राजद का एक सिपाही ही मानते हैं। उनका कहना है कि राजद के लिए हमने बहुत कुछ किया है, आगे भी करते रहेंगे, राजद के हैं, राजद के रहेंगे। लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि उन्हें निर्दलीय मैदान में आना पड़ा है। अब देखना है कि 3 तारीख को जनता जब अपने बूथ पे पहुंचती है, गोरिया कोठी के बूथ पे गोरिया कोठी की जनता जब पहुंचती है तो क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगा और तब उसके अंदर से जो जनता का जो मैंडेट है, जो 3 तारीख को कैद होगा और 10 तारीख को निकाला जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किस नेता के सर पे ताज रखा।